नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बस 2-3 हफ्ते और 2-3 हफ्ते मतलब 20-21 दिन होते हैं। ट्रंप ने कह दिया कि ईरान से 2-3 हफ्ते में निकल जाएंगे। ये नहीं कहा परसों रात तक निकल जाएंगे। इतने से ही दुनिया भर के बाजारों में उछाल आ गया। जमीन पर बमबारी हो रही, मगर बयान से इतनी उम्मीद। भारत का शेयर बाजार आज खुलते ही 2000 अंक ऊपर चला गया, जबकि जमीन पर कुछ भी नहीं बदला सिवाय ट्रंप के बयान के। I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, will be gone. We knocked out. Excuse me. Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war. I think with 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is, We'll 3 leave weeks, because then it there's will no be reason passed for us to before do that. ये कौन लोग हैं जो ट्रंप के बयान सुनकर मार्केट से भाग जाते हैं, ट्रंप का बयान सुनकर मार्केट में लौट आते हैं? क्या आम निवेशक भी व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा होता है? आर्थिक मामलों के जानकार अनिंद्यो चक्रवर्ती ने कहा कि मार्केट में 75% पैसा केवल 2% निवेशक का है, यानी कुछ हजार बड़े निवेशकों का। रिटेल इन्वेस्टर का इसमें कुछ भी नहीं। भले रिटेल इन्वेस्टर की संख्या 1.25 करोड़ बताई जाती है। तो इस तरह की जानकारियों को यहां वहां से जुटाकर हम आज भी हाजिर हैं, ताकि आपको युद्ध और युद्ध के पीछे का खेल साफ साफ दिखाई दे। एक खेल और भी हो सकता है। बाजार के जरिए बैंड बाजा बजवाया जा रहा है, ताकि जब ट्रंप वापस होने का फैसला कर लें तो हार हार की तरह ना लगे नहीं कि ईरान से भाग कर आ रहे हैं। पता लगे कि इतना बड़ा फैसला लिया है, मार्केट भी जिसका स्वागत कर रहा है। ट्रंप मार्केट को नचाए जा रहे हैं। अचानक कह दिया अमेरिका नेटो से निकल जाएगा, तो भारत का बाजार 900 अंक नीचे आ गया। इंडिया के शेयर मार्केट का नेटो से क्या लेना देना? पावर की एक आदत होती है, आपको लगेगा सत्ता आपकी आंखों में सूरमा लगा रही है, दरअसल वो होती धूल है। लिखकर पर्स में रख लीजिए, भारत में कमर्शियल गैस का दाम 1 महीने के भीतर 310 रुपया महंगा हो गया। हवाई जहाज का ईंधन महंगा हो गया। महंगा अमेरिका में भी हुआ, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं $4 प्रति लीटर हो जाने से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को फर्क इस बात से पड़ता है उनके सर से खतरा टल गया। President, a couple of questions for you on Iran, but first one that affects Americans here at home: gas prices. Today they hit $4. We have $4, yeah, and we have a country that's not going to be throwing a nuclear weapon at us in 6 Of course, months. but Americans are feeling the effects in the interim of this And they're also operation. feeling a lot safer. ट्रंप कह रहे हैं $4 प्रति लीटर होने से अमेरिका के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सीएनएन में एक रिपोर्ट है कि इसके कारण कम कमाई पर जीने वाले अमेरिकी एक शाम का खाना तक छोड़ रहे हैं ताकि पैसा बच सके। राष्ट्रपति बहुत दयालु प्रतीत होते हैं। ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। भारतीय समय के अनुसार 2 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे के करीब। अटकलें चल रही हैं कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। ईरान से युद्ध खत्म करने का ऐलान कर देंगे या जमीन से जंग छेड़ देंगे। इसके लिए उन्हें राष्ट्र के नाम संबोधन करने की भी जरूरत नहीं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने देश को संबोधित किया है। एल्बनीज आमतौर पर राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं करते, इसलिए उनका यह संदेश अपने आप में खतरे की घंटी के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध का अंत नजर नहीं आ रहा, इसलिए आने वाले महीने मुश्किल हो सकते हैं। टकराव का असर लंबा रहेगा और तेल के संकट और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों के कारण युद्ध को लेकर पॉजिटिव होना मुश्किल हो गया है। आप सामान्य रूप से जी सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कीजिए। जितने तेल की जरूरत है उतना ही भरवाइए, मगर अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचिए। सरकार दूसरे देशों से तेल की सप्लाई के ऑर्डर मंगा रही है। जुलाई तक एक्साइज रेट आधा कर दिया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने भी राष्ट्र को संबोधित किया है और कहा है कि देश पर लंबा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन 35 देशों की बैठक बुलाकर होर्मुज के खोलने के विकल्पों पर बात करेगा। स्टारमर ने साफ साफ कह दिया, मुझ पर बहुत दबाव है कि ब्रिटेन युद्ध में शामिल हो, लेकिन युद्ध में शामिल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका 3 देशों के प्रमुख
राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, इसे लेकर संदेह पैदा किया जा रहा है, कहीं युद्ध लंबा तो नहीं खींचेगा। इस्राएल के विदेश मंत्री ने कहा है कि वह वादा नहीं कर सकता कि उसके लिए यह अंतिम युद्ध होगा। This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. And the most effective way we can support the cost of living in Britain is to push for de-escalation in the Middle East. ट्रंप क्या कहेंगे इसका इंतजार कर लेना चाहिए। फिर भी पिछले कई दिनों से ट्रंप इसी लाइन पर बने हुए हैं कि युद्ध का मकसद पूरा हो गया और कुछ दिनों में ईरान से निकल सकते हैं। इसी लाइन पर इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी बोलने लगे हैं। नेतन्याहू ने भी कहना शुरू कर दिया कि ईरान हमारे लिए अब भी खतरा तो है, लेकिन अस्तित्व का खतरा नहीं। तो क्या नेतन्याहू और ट्रंप अब दोनों युद्ध को लेकर एक राय पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं? बिना इस्राएल की रजामंदी के ट्रंप इस जंग को खत्म नहीं कर पाएंगे। We have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म कर दी गई है। 28 फरवरी को जब अमेरिका ने हमला किया, तब से उसके एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता नहीं है। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गब्बार्ड ने सेनेट की इंटेलिजेंस समिति के सामने ऐसा कहा। काउंटर टेररिज्म के निदेशक जो केंट ने इसी बात को लेकर इस्तीफा दे दिया कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता नहीं। फिर उस पर हमला किया गया। जून 2025 में जब खबरें छपने लगीं कि ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, कुछ महीने का सेटबैक लगा है, तब उस समय ट्रंप कहने लगे मीडिया झूठ बोल रहा है, ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। अगर उस समय बर्बाद ही हो गया था, तब फिर आज हमला करने की क्यों जरूरत पड़ी? इसका तो यही मतलब हुआ जून 2025 में ट्रंप झूठ बोल रहे थे कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए। Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. और इस बार का भी ठिकाना नहीं कितना झूठ बोल रहे हैं। अब फिर से वही ट्रंप कह रहे हैं, 1 महीने की बमबारी के बाद ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह बर्बाद कर दी गई। अब वह परमाणु बम नहीं बना पाएगा। अगर नहीं बना पाएगा तो इसका मतलब है ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की भी जरूरत नहीं रही। ईरान के खिलाफ लगे प्रतिबंध उठा लिए जाने चाहिए। जब किसी देश के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता ही नहीं है, तो उस पर बम बनाने के नाम पर प्रतिबंध आप कैसे लगा सकते हैं? ईरान के खिलाफ परमाणु बम बनाने का भूत कब से नचाया जा रहा है? 1996 से नेतन्याहू कहते चले आ रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने वाला है, आज तक बनाया नहीं। 28 मार्च को ट्रंप ने बयान दिया कि जून 2025 में अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमता खत्म कर दी थी। Last June, America's armed forces obliterated Iran's key nuclear facilities in one of the most spectacular military actions of all time. Nobody has ever seen anything like it. In the dead of night, no moon, 1 o'clock in the morning, we went in. It was called Operation Midnight Hammer. And every single one of those bombs hit their mark. But after that attack, the Iranian lunatics refused to cease their pursuit of nuclear weapons. युद्ध का 1 महीना बीत गया। ईरान ने बर्बादी झेली, बमबारी झेला, लेकिन एक बार भी नहीं कहा परमाणु बम बनाने जा रहा है। 2 बार हमले हुए, एक बार भी नहीं कहा, जबकि बम बनाने की क्षमता के नाम पर उस पर हमला हुआ। जरूर ईरान की संसद में बिल पेश किया जाने वाला है कि परमाणु अप्रसार संधि से बाहर आ जाना चाहिए। ईरान ने एनपीटी पर साइन किया है कि परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो इस्राएल के अखबार लिखने लगे कि ईरान किसी और से परमाणु बम खरीद लेगा। कुछ भी, आलू है कि सब्जी मंडी से खरीद लाए। फिर तो अमेरिका और इस्राएल को उस पर हमला करना चाहिए जो ईरान को बम बेचने वाला है। यह इस्राएल का अखबार है हारेत्स,
लिखा है ईरान ने अभी तक परमाणु बम नहीं बनाया क्योंकि खामेनेई ने फतवा जारी किया था कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। अब उनकी हत्या के बाद नई रिजीम के लोग बम हासिल करने के लिए दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। जिस व्यक्ति ने बम नहीं बनाने का फतवा जारी किया था उसे तो मारकर इसराइल और अमेरिका जश्न मना रहे हैं और अब कह रहे हैं उनके मरने के बाद ईरान किसी और तरीके से बम हासिल कर लेगा। इस तरह की दलीलों के सहारे सारी दुनिया को संकट में धकेल दिया गया है। हारेज ने लिखा है कि ईरान का जो रिजीम बच जाएगा वह पहले से भी ज्यादा कट्टर होगा, अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला लेना चाहेगा। इस लेख में उत्तर कोरिया की मिसाल दी गई है कि उससे कोई पंगा नहीं लेता क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर हथियार है। इसे देखकर ईरान का नया रिजीम चाहेगा कि उसे किसी तरह परमाणु हथियार मिल जाए। ईरान को कट्टर बता देने से इसराइल उदार नहीं हो जाता। इसराइल ने कानून पास किया है, अगर किसी इसराइली की हत्या में शामिल फिलिस्तीनी को दोषी पाया गया तो उसे केवल और केवल फांसी की ही सजा दी जाएगी। 90 दिनों के भीतर फांसी दे दी जाएगी। परमाणु क्षमता के नाम पर अमेरिका और इसराइल दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। होर्मुज पर कंट्रोल करने के नाम पर भी उल्लू बना रहे हैं, लेकिन लोग समझ गए तो होर्मुज को ईगो का सवाल बनाना ट्रंप ने छोड़ दिया। अब मान लिया कि होर्मुज पर कंट्रोल उनके बस की बात नहीं। शुरू में उन्होंने अमेरिका के युद्धपोत की निगरानी में टैंकर पार कराने की बात कही, बाद में दूसरे देशों से युद्धपोत मांगने लगे, सबने मना किया तो अब मैदान छोड़कर जा रहे हैं। होर्मुज को लेकर कुछ दिनों से यही कह रहे हैं कि जिन देशों का टैंकर वहां से गुजरता है वो अपना मामला ईरान से सुलझा ले। We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. ईरान ने कहा है ट्रंप ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते थे, लेकिन इस इलाके के समुद्र में रिजीम चेंज हो गया। संसद की सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि ईरान होर्मुज को खोल देगा, लेकिन उन्हीं के लिए जो नए कानून को मानेंगे, यानी ईरान के कंट्रोल को स्वीकार करेंगे। 47 साल तक ईरान ने जो मेहमान नवाजी की है वो अब खत्म हो गई, ये बयान ईरान का है। ईरान भी लगता है सेंस कर रहा है कि ट्रंप होर्मुज से भाग रहे हैं, यह उसके लिए वाकई बड़ी जीत होगी। होर्मुज को लेकर ईरान की तारीफ हो रही है कि उसने अपनी रणनीति से अमेरिका का खेल बिगाड़ दिया है, लेकिन ईरान भी कहां बदला ले पा रहा है। तेहरान में बैंक पर हमला हुआ तो ईरान ने कहा खाड़ी के देशों के बैंकों को निशाना बनाएगा, नहीं बना सका। अब बयान आया है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी टेक कंपनियों के दफ्तर को टारगेट करेगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ट्रंप ने भी मजाक उड़ाया कि किस चीज से हमला करेगा। शायद ट्रंप कह रहे हैं ईरान के पास बचा क्या है जिससे वो हमला करेगा। होर्मुज का दांव जीतकर ईरान कितना कुछ हार भी रहा है। हम उसके भीतर के नुकसान को नहीं जानते। उसके विदेश मंत्री, राष्ट्रपति सड़कों पर घूम रहे हैं, सब कुछ सामान्य बता रहे हैं, लेकिन वहां नहीं घूम रहे जहां बम गिरे हैं। इसराइल ने तेहरान में उस जगह पर हमला किया जहां से अस्पतालों को मेडिकल सामान की सप्लाई होती थी। इसराइल के भीतर कितना नुकसान हुआ यह भी पता नहीं। आज ही कुवैत से 20 भारतीयों का शव केरल के कोच्चि उतरा है। इनके घरों के मातम को आप नहीं जान पाएंगे। इनमें से एक को छोड़कर बाकी मौतें युद्ध में नहीं हुई हैं, मगर युद्ध के कारण इनका पार्थिव शरीर समय पर नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के चाय बागान में नजर आए, चाय की पत्तियां तोड़ते हुए। संकट के समय देश एकजुट यहां नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की खास बात है, वे एक मंच से गायब हो जाते हैं, दूसरे मंच पर नजर आते हैं, मगर इस दौरान मीडिया से कभी गायब नहीं होते। जब ग्लोबल संकट चल रहा है तो ग्लोबल फ्रंट से गायब हैं और इलेक्शन फ्रंट पर खूब नजर आ रहे हैं। सब कुछ साथ साथ चल रहा है। इस युद्ध को रोक देने के बाद भी यह युद्ध महीनों नहीं रुक पाएगा। ट्रंप के काउंटर टेररिज्म विभाग के पूर्व निदेशक जो केंट ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध को समेटने की बात तो ठीक है, लेकिन किसी भी शांति की योजना के लिए जरूरी है कि इसराइल को काबू में किया जाए। इसराइल किसी भी शांति समझौते को असफल बनाने की कोशिश करेगा और कुछ महीने बाद फिर से हमारे पास आएगा, कहेगा IRGC से लेकर
आयतुल्ला को सत्ता से हटाना है, समर्थन दीजिए। इसराइल को काबू में रखने का मतलब है कि ईरान पर हमला करने के लिए सहायता ना दी जाए। क्या अमेरिका ऐसा कहेगा? जो केंट की यह बात काफी कुछ कहती है। वो अभी से इशारा कर रहे हैं युद्ध रुक भी गया तो शांति कुछ दिनों के लिए होगी, जब तक कि इसराइल को कंट्रोल में नहीं किया जाए। 1 साल से कम समय में इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की दो बार भूमिकाएं बांधी और हमला किया। नेतन्याहू दुनिया के ऐसे नेता हैं जिन पर नजर रखी जानी चाहिए और देखना चाहिए कि इन्होंने अपने देश को कहां पहुंचा दिया। नेतन्याहू का नया सुरक्षा डॉक्ट्रिन, एक के बाद एक युद्ध, ये टाइटल है फाइनेंशियल टाइम्स में छपे लेख का। इसमें नेतन्याहू की एक तरह से प्रोफाइल छापी गई है। पत्रकार नेरी जिल्बर ने लिखा है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद नेतन्याहू ने कहा था हम टोटल विक्ट्री हासिल करेंगे, लेकिन 2 साल बाद भी टोटल विक्ट्री का पता नहीं। इसराइल के दुश्मन कमजोर तो हुए मगर खड़े नजर आते हैं। आज भी हमास का गजा के आधे इलाके पर कब्जा है। 2024 में नेतन्याहू ने कहा था हिजबुल्लाह बर्बाद हो गया है, लेकिन वो उत्तरी इसराइल पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। 1 साल पहले उन्होंने ऐलान किया कि ईरान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है, लेकिन आज फिर उसी ईरान के साथ युद्ध में उलझे। जिल्बर ने लिखा है कि अब नेतन्याहू ठोस रूप से जीतने की बात नहीं करते, वो इतिहास के लंबे रास्तों की बात करते हैं। बार बार खतरों के पैदा होने और खत्म होने की बातें करते हैं। खाड़ी के इलाके में बैलेंस ऑफ पावर बदलने की बात करते हैं। वह इसराइल को एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं जिसमें खतरे हर समय बने रहेंगे और टकराव जारी रहेगा। तो नेतन्याहू इसराइल को लगातार युद्ध में धकेले रखना चाहते हैं ताकि उनकी सियासी दुकान चलती रहे। टोटल विक्ट्री की बात भाषणों में ठीक लगती है, किसी भी युद्ध में संपूर्ण जीत नहीं होती। नेतन्याहू ने जिस तरह से युद्ध पर दांव खेला और इसराइल की जनता ने उनका साथ दिया, यह किसी भी देश में उदाहरण नहीं बनना चाहिए। हम नहीं जानते कि इन 2 वर्षों में इसराइल की आम जिंदगी पर क्या असर पड़ा। भारत के गांव में लोगों पर इतनी जल्दी असर पड़ गया, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसराइल के लोगों पर असर ना पड़े। बस आपको कहानी नहीं मालूम कि यह समाज किस तरह से मानसिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बर्बाद हुआ है। इसराइल को एक बात समझ आ रही है कि इस युद्ध के कारण अमेरिका में इसराइल को लेकर जो सहमति थी, जो समर्थन था, वो अब कमजोर हो गया है। आम अमेरिकी इसराइल के खिलाफ बातें करने लगा है। इसराइल अमेरिका के भीतर ओपिनियन मैनेज नहीं कर पा रहा। यूरोप के देशों की जनता में उसके खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। ट्रंप नेतन्याहू का साथ देने के लिए अपनी जनता को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन यूरोप के देशों के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने अमेरिका को सैन्य मदद करने से मना कर दिया। इसराइल के खिलाफ बोलने लगे, जबकि यही देश और इन्हीं के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गजा पर नरसंहार के समय इसराइल के सामने नतमस्तक थे और उसके खिलाफ हो रहे विरोध को अपने अपने देशों में कुचल रहे थे। खबर है कि इटली ने अमेरिका को अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान युद्ध के लिए हथियार ले जा रहे एक अमेरिकी विमान ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो उसे सिसिली के एक एयरबेस का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई। फ्रांस ने अमेरिका के हथियारों से लदे विमानों को अपने आसमान में उड़ने की अनुमति नहीं दी तो ट्रंप ने पोस्ट किया कि फ्रांस बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा। उधर पोलैंड के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि वो अपने पेट्रियट मिसाइलों की बैटरी को रिलोकेट नहीं करेंगे। उनका इस्तेमाल पोलैंड और नेटो की सुरक्षा के लिए हो रहा है। जो खुद को ताकतवर समझने लगे थे उनसे बोला नहीं जा रहा। यूरोप जिसे कमजोर माना जाता है उसके देश के नेता बोल रहे हैं। मुमकिन है यूरोप के देशों की यह पोस्चरिंग हो, स्वांग हो, बाद में वे सब अमेरिका और इसराइल के साथ किसी और अभियान में जुड़ ही जाएंगे। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स अमेरिका जा रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार इस तरह से लिख रहे हैं कि स्टारमर भी चाहते होंगे कि यह दौरा हो और किंग चार्ल्स जाकर ट्रंप को मना लें, ब्रिटेन अमेरिका की दोस्ती को बचा लें। एक दोहरापन और है, स्टारमर ने अपनी सेना अमेरिका को नहीं दी, लेकिन ब्रिटेन के हवाई अड्डे से ही ईरान पर बम गिराने वाले B-2 बम्बर उड़ान भर रहे हैं। बहुत ध्यान से युद्ध के खेल को समझना पड़ता है। अगर यूरोप की जनता ने युद्ध के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन नहीं किया होता तो यूरोप के नेताओं में इस तरह का दोहरापन दिखाई नहीं देता कि भीतर से अमेरिका को कुछ कहते हैं, बाहर से उसका विरोध करते हैं। उधर इसराइल के खिलाफ इटली में भी प्रदर्शन होने लगे हैं। 28 मार्च को नो किंग्स का प्रदर्शन रोम की सड़कों पर भी हुआ।
इटली के सैन्य ठिकानों पर विमानों की बढ़ती आवाजाही को देखकर विपक्ष ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इटली में युद्ध को लेकर भयंकर विरोध है, हमेशा ही रहा। गजा पर इसराइल के हमलों के दौरान बंदरगाहों पर मजदूरों के यूनियन ने उन जहाजों को रोक दिया जिन पर इसराइल के लिए सैनिक सामान लदे थे। जनता में युद्ध को लेकर इतना विरोध है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी जनता के विरोध में शामिल हो गई हैं। मेलोनी कहने लगी हैं कि इसराइल का युद्ध कानून के दायरे से बाहर है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे भले इसराइल की सेहत पर कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री का साफ साफ कहना कि इसराइल पर यूरोप को प्रतिबंध लगा देना चाहिए और इटली समर्थन करेगा मायने रखता है। ट्रंप जिस तरह स्टारमर की आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने मेलोनी को टारगेट नहीं किया है। ट्रंप स्टारमर को ललकार रहे हैं कि मैं तो हॉर्मुज से निकल रहा हूं, आप में अगर हिम्मत है तो बाद में भी वहां जाने की हिम्मत कर लेना। सोशल मीडिया पर ट्रंप लिख रहे हैं कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखना होगा। अब अमेरिका आपकी मदद करने के लिए नहीं, उसी तरह जैसे आप हमारे लिए नहीं थे। जाइए, जाकर अपना तेल खुद लीजिए। भारत की नजर से देखें तो स्टारमर का इस तरह से मजाक उड़ाना कोई बड़ी खबर नहीं, लेकिन ब्रिटेन के अखबारों ने इसे गंभीरता से लिया है और ट्रंप की इस चेतावनी को पहली खबर के रूप में छापा है। ब्रिटेन की जनता के बीच संदेश तो जा ही रहा होगा। ब्रिटेन अमेरिका को अपना पारंपरिक सहयोगी मानता है, वहां की जनता भी अमेरिका को दूसरा घर मानती है, लेकिन ट्रंप उसी के देश का मजाक उड़ा रहे। एप्स्टीन फाइल्स में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मैंडलसन का नाम आ गया, उसके कारण स्टारमर की कुर्सी जाते जाते बची। पुलिस का छापा पड़ा, किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठा लिया, लेकिन वही स्टारमर ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं और इसी बहाने जनता में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में इस युद्ध का असर गैस के सिलेंडर, नौकरी और सैलरी तक ही सीमित है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में इसका असर राजनीति पर पड़ रहा है। जर्मनी में इस संकट के बाद रूस से संबंध बनाना शुरू कर दिया। रूस से तेल और गैस खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसे हटाया जा रहा है। फ्रांस और जर्मनी फिर से परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने की बातें करने लगे हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 से मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया की बातें कर रहे हैं, मगर यह सब फेल हो गया। 2020 से आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन लॉन्च हुआ, लेकिन 2026 में भारत की निर्भरता ही नजर आ रही है। आत्मनिर्भरता को चुनौती मिल रही है। पता चल रहा है आत्मनिर्भरता के नाम पर स्लोगन और भाषणों पर ही ज्यादा काम हुआ है। हालत यह है कि चीन से आयात करने के लिए तरह तरह की छूट दी जा रही है और चीन से भारत का व्यापार घाटा $100 अरब पार कर गया है। 30 मार्च की भारी गिरावट के बाद 1 अप्रैल को जब भारत का मार्केट खुला तो भयंकर उछाल नजर आया। इन 2 दिनों में युद्ध को लेकर कुछ भी नहीं बदला। 30 मार्च को वित्त वर्ष खत्म होते होते सेंसेक्स 1635 अंक नीचे आ गया, लेकिन रात में ट्रंप के बयान का ऐसा असर हुआ कि 1 अप्रैल की सुबह सेंसेक्स 1300 पॉइंट ऊपर चला गया। निफ्टी भी 374 पॉइंट ऊपर गया। युद्ध खत्म होने की खुशी में तांबा 2 हफ्ते के सबसे अधिक रेट पर पहुंच गया। यूरोप से लेकर जापान तक के बाजारों पर युद्ध का प्रेशर कम हुआ है। अमेरिका का डाउ जोन्स एक दिन में 1100 अंक ऊपर गया। S&P 500 ने मई 2025 के बाद सबसे ऊंची छलांग लगाई। 2 से 3 हफ्ते में युद्ध खत्म होने के ट्रंप के बयान के बाद ब्रेंट यानी कच्चा तेल, उसका भाव $100 से नीचे आया। ट्रंप के लिए मार्केट बहुत जरूरी है। वे अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्केट का हवाला जरूर देते हैं। मार्केट ने कई बार इसी उम्मीद पर उछाल भरी कि युद्ध अब रुक जाएगा। हर दूसरे दिन ट्रंप या उनके किसी सचिव की मीटिंग को लेकर कोई खबर आ जाती है कि जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लगता है कुछ बड़ा होगा। आकर ट्रंप मार्केट को तसल्ली दे जाते हैं, हेडलाइन के लिए 2-3 लाइनें देकर निकल जाते हैं। भारत में जब रात होती है तब अमेरिका में ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। आप जब तक उठते हैं युद्ध कुछ और करवट ले चुका होता है। 5 हफ्ते से यही चल रहा है। अगर कोई राष्ट्रपति मार्केट से खेलने के लिए युद्ध करने लगे तब क्या होगा? दुनिया ने इस बार यह भी देख लिया। इस युद्ध के बाद मार्केट के इस खेल से कौन लोग अमीर हो गए यह भी पता चल जाएगा। तब आप समझ पाएंगे कि युद्ध क्यों किया जा रहा है। भारत में 19 किलो का कमर्शियल गैस का सिलेंडर 195 रुपया महंगा हो गया। 1 महीने से कम समय में कमर्शियल सिलेंडर 310 रुपया महंगा हुआ। पता चलता है कि युद्ध के कारण तेल कंपनियां दबाव में हैं। कोलकाता में 218 रुपया और चेन्नई में 208 रुपया गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो जाएगा। एक झटके में सिलेंडर महंगा होने के कारण चाय से लेकर मिठाई तक महंगी होगी और लाखों लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। किसी की जेब से 2 रुपया ज्यादा निकलेगा, किसी की जेब में 2 रुपया कम आएगा।
गैस नहीं मिलने के कारण दुकानें बंद हो रही हैं, दुकानों में आइटम कम हो रहे हैं, दाम बढ़ेंगे तो कमाई बिक्री पर असर पड़ेगा। केरल में बीजेपी गरीब परिवारों को 2 सिलेंडर फ्री देने का वादा कर रही है, लेकिन दुकानदार जिस सिलेंडर का दाम देंगे उसी से 1-2 सिलेंडर का दाम वसूल भी लेगी। अब तो बड़े होटलों को भी कमर्शियल गैस की दिक्कत होने लगी है। इकोनॉमिक टाइम्स में ऐसी रिपोर्ट छपी है कि सड़कों पर छोटी मोटी दुकानों के बाद बड़े स्तर के होटल और रेस्तरां को भी दिक्कत हो रही है। घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 60 रुपए महंगा हुआ, मगर आज नहीं बढ़ा। अगर 5 राज्यों में चुनाव नहीं होते तो पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर हाहाकार मच रहा होता। दरअसल यही वो संकट है जिसका मुकाबला एकजुट होकर करने के लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसी संकट का सामना धैर्य के साथ करने के लिए कहा है। आप तो करेंगे ही, विकल्प तो कुछ है नहीं, लेकिन क्या सरकार संकट का सामना कर रही है? करती तो ग्रेटर नोएडा के एयरपोर्ट के उद्घाटन में इतना पैसा नहीं फूंकती। सरकार भी अपने कार्यक्रमों को सादा कर सकती थी, पैसे बचा सकती थी। प्रधानमंत्री की राजनीतिक रैलियों में पार्टी का खर्चा देखिए। लगेगा नहीं इस संकट की स्थिति में बीजेपी के पास पैसे का संकट है। सियासी और सरकारी कार्यक्रमों में पैसा पहले की तरफ बहाया जा रहा है, मगर आप जनता से कहा जा रहा है गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। इस संकट का मुकाबला एकजुट होकर करना है। जब $1 95 रुपए का हो गया तो सरकार के खजाने पर भी बोझ पड़ेगा, उसका घाटा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इन सब का प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रमों की भव्यता पर कोई असर नहीं पड़ता? क्या सरकार के पास इफरात पैसा है? एशिया में सबसे खराब भारत की करेंसी का ही हाल क्यों है? क्या सरकार को भी एकजुटता के समर्थन में कुछ नहीं करना चाहिए? अपने कार्यक्रमों को सादा नहीं करना चाहिए? प्रीमियम पेट्रोल का दाम बढ़ गया, जल्दी ही प्रीमियम वाले रेगुलर में आ जाएंगे और यही हाल रहा तो रेगुलर वाले पैदल आ जाएंगे। लेकिन लगातार कई साल तक पेट्रोल और डीजल के दाम 90 रुपए से अधिक देने पर आप सभी की कमाई कहां उड़ गई पता नहीं चलेगा। गनीमत है कि भारत में ज्यादातर लोग गणित में फेल हो जाते हैं, औसत होते हैं, भूसकोल होते हैं, वरना हर आदमी प्रतिशत निकाल कर रो रहा होता कि वह कमाता रहा मगर कुछ बचा नहीं। शेयर मार्केट का रिटर्न भी 2 साल से उतना ही है जितना फिक्स डिपॉजिट के आसपास होता है। हवाई यात्राएं महंगी हो रही हैं। घरेलू विमानों के टिकट के दाम में तेजी से बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए सरकारी कंपनियों ने टुकड़ों टुकड़ों में तेल के दाम बढ़ाए, लेकिन दाम तो बढ़ेंगे। आपका टिकट पहले जैसा तो नहीं होगा। विमानों के ईंधन के दाम भी बढ़ रहे हैं। सारा फोकस गैस, पेट्रोल, किराए पर है, लेकिन इनके कारण किस किस का दाम बढ़ा है इसका हिसाब आपको ही लगाना पड़ेगा। यह टफ टाइम है, मगर उससे भी ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाला टाइम है। एक खबर कहती है भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। कोई सवाल उठा देता है दूसरी तरफ की ज्यादातर गाड़ियों के इंजन तो इथेनॉल के लिए बने ही नहीं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। मिडिल क्लास होशियार माना जाता है, मगर मिडिल क्लास शिकार हो गया है। भारत में 12,000 इंजीनियर की नौकरी चली गई। ऑरेकल कंपनी ने सुबह सुबह 6 बजे एक ईमेल भेजकर उन सभी को बाहर कर दिया। ज्यादातर तो बेंगलुरु में ही रहते होंगे। एक शहर में हजारों इंजीनियर की ब्रश करने और सुबह की चाय से पहले नौकरी चली जाए, गट और माइंड पर क्या असर पड़ता होगा कांट से। 1 महीना पहले एआई समिट के नाम पर बड़ी बड़ी डील की घोषणा हुई और एक झटके में 12,000 इंजीनियर भारत में बेरोजगार हो गए। आईटी कंपनियों के चौथी तिमाही के रिजल्ट बता रहे हैं कि आने वाले समय में नौकरियां और जा सकती हैं। ऑरेकल कंपनी ने दुनिया भर में 30,000 लोगों को निकाला है, निकालने जा रही है। उसमें भी भारत के इंजीनियर तो होंगे ही। अब इसके सामने इस खबर को कैसे एडजस्ट किया जाए कि 4 PM से लेकर पॉलिटिक्स के पेज को सरकार ने बंद कर दिया, नेशनल दस्तक को भी। कई सारे पत्रकारों की नौकरियां खत्म हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर अश्लीलता, झूठ फैलाने के नाम पर सरकार हर दिन अपना कंट्रोल बढ़ाती जा रही है। वो एक नोटिस भेजकर घंटे 2 घंटे में चैनल से लेकर वीडियो उड़ा देने में लगी है। 2-4 लोगों के साथ मिलकर पब्लिक की आवाज उठाने वाले, सरकार की आलोचना करने वालों के लिए अब जगह तय नहीं है। उनकी ही मेहनत से बनाया चैनल उनका नहीं तो 30,000 इंजीनियर की नौकरी कैसे तय हो सकती है? उनके लिए कौन रोएगा? संख्या का मतलब नहीं रहा। वह 30,000 होकर या 10 लाख होकर बहुत बड़ी नजर नहीं आती। किसी आम इंसान की जेब से निकला 1,000 भी उसकी सांसों पर भारी पड़ सकता है। ईरान में बमबारी के कारण 3,492 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल में 5,000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान में 1,500 से अधिक लोग मारे गए। 10 लाख लोगों को वहां से भागना पड़ रहा है। इसराइल कह रहा है 6 लाख लोगों को वापस नहीं आने देंगे, लेबनान की जमीन पर कब्जा करेंगे। इस संख्या से जब दुनिया का दिल नहीं दहलता तो 30,000 इंजीनियर की नौकरी गई है।
इससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। खबर आई कि फेसबुक चलाने वाली कंपनी मेटा 15,000 कर्मचारियों को निकाल सकती है, तो इस एक खबर से मार्केट झूम उठा, उसके शेयरों के दाम बढ़ गए। हम और आप या कोई भी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहा है युद्ध से प्रभावित नहीं है, लेकिन दुनिया पर कंट्रोल करने के गिरोह का खेल एक दिन आपकी जिंदगी तक जरूर पहुंचेगा। यह खेल शुरू होता है कहां से? वीडियो डिलीट करने से, YouTube चैनल पर बैन लगाने से। आज लोग तमाशा देख रहे हैं, कल लोगों का तमाशा बनेगा तो कोई देखने और दिखाने वाला नहीं बचेगा। मेरी यह बात लिखकर पर्स में रख लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।